हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उस छोटे से कस्बे से आया था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। नाम था मेरा अमन। उम्र बस 21 साल की थी। गांव में खेती बाड़ी का काम करते करते मन ऊब गया था। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ लिख लो, कुछ बनो। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई बीच में ही छूट गई। आखिरकार मैंने फैसला किया कि शहर जाकर कुछ कमाऊंगा। माँ ने रो रो कर बहुत मना किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि बस थोड़े दिन की बात है। कुछ पैसा जोड़ लूँगा तो घर की हालत सुधर जाएगी। छोटी बहन की पढ़ाई, भाई की शादी, सब कुछ संभालना था। बस पकड़कर मैं सीधा कानपुर पहुंच गया। यहाँ मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने बताया था कि एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल सकता है। पहुँचते ही मैंने काम शुरू कर दिया। तनख्वाह शुरू में कम थी, सिर्फ 7,000 रुपये। लेकिन रहने का इंतज़ाम सबसे बड़ी मुश्किल थी। हर मकान मालिक पूछता, परिवार कहाँ है? अकेला लड़का। नहीं भाई, जगह नहीं है। कई दिनों तक मैं प्रेस के पीछे वाले छोटे से स्टोर रूम में ही सोता रहा। दिन भर काम, रात को कागज़ों के ढेर पर लेटना। पीठ दर्द करने लगी थी। खाना भी बाहर से खाना पड़ता, खर्च बढ़ता जा रहा था। एक शाम जब मैं प्रेस से निकला तो बारिश शुरू हो गई। भीगता हुआ मैं एक चाय की दुकान के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, बेटा कहाँ रहते हो? मैंने सच्चाई बता दी। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरे पास एक पता है, लेकिन वहाँ रहने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने उत्सुक होकर पूछा, कैसी हिम्मत काका? उन्होंने चाय का घूंट लिया और बोले, एक विधुर आदमी अकेला रहता है। नाम है हरि प्रसाद। उम्र करीब 50 के आसपास। लोग कहते हैं कि उसके घर में कुछ अजीब बातें होती हैं। रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन किराया बहुत कम है, सिर्फ 3,000। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो ट्राई कर लो। मैंने सोचा, क्या डर? मैं तो गांव में अकेले खेतों में रात बिताया करता था। चोर डाकुओं से भी नहीं डरता, बस रहने की जगह चाहिए। मैंने काका से पता लिया और अगले दिन सुबह सुबह हरिप्रसाद के घर पहुंच गया। घर पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। लकड़ी का दरवाज़ा, छोटा सा आंगन। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मोटी थकी हुई आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, जी मैं अमन हूँ, काम की तलाश में हूँ, रहने के लिए जगह चाहिए। दरवाज़ा खुला तो सामने एक मध्यम कद का आदमी खड़ा था। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अंदर आओ। घर के अंदर जाते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक औरत की तस्वीर जिसमें वे मुस्कुरा रही थीं। हरिप्रसाद ने मुझे चाय बनाकर दी और पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी, गांव, परिवार, काम, सब कुछ। वे चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, एक कमरा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, रात को 10 बजे के बाद घर के पिछले हिस्से में मत जाना और जो भी आवाज़ सुनाई दे उसकी परवाह मत करना। मैंने हामी भर दी। किराया तय हो गया, 3,000 रुपये महीना। मैं खुश था कि आखिरकार छत मिल गई। पहली रात जब मैं कमरे में लेटा तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन आधी रात को अचानक एक हल्की सी रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। मैं उठकर बैठ गया। दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज़ पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां हरिप्रसाद ने जाने से मना किया था। मैंने खुद को समझाया कि शायद पड़ोस से आ रही होगी, लेकिन आवाज़ बार बार आने लगी। सुबह होते ही मैंने हरिप्रसाद से पूछा, काका रात को कौन रो रहा था? वे एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, बेटा कुछ मत पूछो, बस अपना काम करो। मैंने और नहीं पूछा। दिन बीतने लगे। प्रेस में काम अच्छा चल रहा था। मालिक मुझे पसंद करने लगे थे क्योंकि मैं समय पर पहुंचता था और मेहनत करता था। लेकिन घर की वह रोने की आवाज़ हर रात सुनाई देती। कभी कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत करके पिछले हिस्से की ओर झांका। वहाँ एक छोटा सा बंद कमरा था, ताला लगा हुआ था। मैं वापस लौट आया, लेकिन मन में सवाल उठने लगे। हरिप्रसाद दिन भर चुप रहते, बस खाना बनाते, मुझे खिलाते और अपने कमरे में चले जाते। कभी कभी उन्हें देखकर लगता जैसे वे किसी बोझ तले दबे हुए हों। एक शाम मैं प्रेस से लौटा तो देखा
हरिप्रसाद आंगन में बैठे कुछ पुरानी डायरी पढ़ रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। मैंने पूछा, क्या बात है काका? वे डायरी बंद करके बोले, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें। मैंने हिम्मत करके कहा, काका अगर कोई परेशानी है तो बताइए। मैं अकेला हूँ, आप भी अकेले, शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। वे कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है, सुनो। वे बताने लगे कि उनकी पत्नी का नाम था राधा। 20 साल पहले शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। एक बेटी हुई, नाम रखा प्रिया। लेकिन जब प्रिया 5 साल की हुई तो राधा की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मानसिक समस्या है। कभी हंसती, कभी रोती, कभी कहती कि कोई उन्हें मारना चाहता है। हरिप्रसाद ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने देखा कि राधा प्रिया को लेकर छत पर खड़ी है। वे दौड़े तो राधा चिल्लाई कि कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। वे गिर पड़ी और प्रिया उनके साथ। दोनों की मौत हो गई। हरिप्रसाद की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा, क्योंकि राधा की बीमारी के कारण घर में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस आई, केस हुआ, लेकिन सबूत नहीं मिले। फिर भी मोहल्ले वाले मुझे हत्यारा समझते हैं, इसलिए कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। रात को जो आवाज़ें आती हैं वो शायद मेरी कल्पना है, या फिर। वे रुक गए। मैंने पूछा, या फिर क्या काका? वे बोले, या फिर राधा और प्रिया की आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। मुझे अकेलापन सहन नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें जगह दे दी। लेकिन अगर तुम डर गए हो तो कल ही चले जाना। मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैं बोला, काका मैं नहीं जाऊंगा। आप अकेले हैं, मैं भी अकेला, हम साथ रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सच में निर्दोष हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा ईश्वर जानता है, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। राधा की बीमारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था। उस रात फिर रोने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत की। मैं उठा और पिछले कमरे की तरफ गया। ताला लगा था, लेकिन चाबी पास की अलमारी में रखी थी। मैंने चाबी लगाई और दरवाज़ा खोला। अंदर पुराना सामान भरा था। एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, प्रिया की गुड़िया शायद। मैंने उसे उठाया तो अचानक एक ठंडी हवा चली और फिर मैंने साफ सुना, पापा पापा। मैं चौंक गया। आवाज़ कमरे के कोने से आ रही थी। मैंने लाइट जलाई। कुछ नहीं था, लेकिन दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अगले दिन मैंने हरिप्रसाद को सब बताया। वे घबरा गए, बोले, बेटा मत जाओ वहाँ। लेकिन मैंने कहा, काका हमें सच जानना चाहिए, शायद कोई और वजह है। मैंने प्रेस के एक साथी से बात की जो पुराना रहने वाला था। उसने बताया कि हरिप्रसाद की पत्नी की मौत के बाद उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया था। वे कहते थे कि हरिप्रसाद ने पैसों के लिए हत्या की, लेकिन असल में राधा के भाई को घर का मालिकाना हक चाहिए था। वे हरिप्रसाद को फंसाना चाहते थे। मैंने फैसला किया कि मैं खुद जांच करूंगा। एक रात मैंने छिपकर देखा। हरिप्रसाद रात को उस कमरे में जाते थे। वे अंदर जाकर घंटों बैठे रहते, कभी प्रार्थना करते, कभी रोते। मैंने सोचा शायद वे अपनी पत्नी और बेटी से बात करते हैं। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वे कमरे से कुछ कागज़ निकालकर जला रहे थे। मैंने चुपके से उन कागज़ों के टुकड़े देखे। उनमें लिखा था, राधा की डायरी। उसमें लिखा था कि उसके भाई उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने हरिप्रसाद से अलग नहीं हुई तो वे प्रिया को ले जाएंगे। सच सामने आने लगा। राधा की मानसिक हालत खराब होने की वजह उनके भाई की धमकियां थीं। हरिप्रसाद ने मुझे बताया कि वे सबूत जुटा रहे थे, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया था। लोग उन्हें हत्यारा कहते रहे। मैंने उनसे कहा, काका अब हम दोनों मिलकर सच बाहर लाएंगे। मैं प्रेस के मालिक से बात करूंगा, वे अच्छे इंसान हैं, शायद मदद करें। दिन बीतते गए। मैं हरिप्रसाद के साथ रहने लगा। रात की आवाज़ें अब भी आती थीं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था। एक रात फिर वही आवाज़ आई, पापा। मैं कमरे में गया। इस बार मैंने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, प्रिया बेटी, अगर तुम हो तो बताओ क्या चाहिए। अचानक गुड़िया रुक गई और फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। उसके बाद से आवाज़ें कम होने लगीं। हरिप्रसाद को भी सुकून मिलने लगा। मैंने प्रेस के मालिक को पूरी कहानी बताई। उन्होंने पुलिस में पुराना केस फिर से खुलवाने में मदद की। जांच हुई तो पता चला कि राधा की मौत एक्सीडेंट नहीं, उनके भाई की साजिश का नतीजा थी। उन्होंने राधा को डरा धमकाकर मानसिक रूप से परेशान किया था। अंत में सच्चाई सामने आई। हरिप्रसाद बरी हो गए।
मोहल्ले वाले भी अब उन्हें सम्मान देने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन हरिप्रसाद ने मुझे बुलाया और बोले, अमन बेटा, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो गए। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तुम्हारे परिवार को यहाँ बुला लो। मैंने मना किया लेकिन वे नहीं माने। मैंने माँ पिता को फ़ोन किया। वे पहले तो डर गए, लेकिन जब मैंने पूरी कहानी बताई तो वे मान गए। परिवार आ गया। अब घर में हंसी खुशी छा गई। छोटी बहन प्रिया की गुड़िया के साथ खेलती। हरिप्रसाद अब दादा बन गए थे। एक शाम जब हम सब आंगन में बैठे थे तो हरिप्रसाद ने कहा, बेटा, ज़िंदगी में सबसे बड़ी सज़ा अकेलापन है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम है भरोसा। तुमने मुझ पर भरोसा किया, तुमने सच की लड़ाई लड़ी। अगर तुम डर जाते तो आज भी मैं अकेला होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काका, रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं। आपने मुझे छत दी, मैंने आपको परिवार दिया। समय बीतता गया, प्रेस में मेरी तरक्की हुई, मैं अब सुपरवाइज़र बन गया था। परिवार खुश था। हरिप्रसाद की सेहत भी सुधर गई। रात की आवाज़ें अब पूरी तरह बंद हो गई थीं। शायद राधा और प्रिया की आत्मा को भी सुकून मिल गया था। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी में अकेलेपन का सामना हर कोई करता है, लेकिन सही फैसला, हिम्मत और दूसरे पर भरोसा करने से हर मुश्किल पार हो जाती है। कभी कभी जो लोग हमें डराते हैं वे खुद डरे हुए होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें अकेला छोड़ देना। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी समय लगे। अगर आप भी कभी किसी अजनबी पर भरोसा करते हो तो याद रखना, कभी कभी वही अजनबी आपका परिवार बन जाता है। रिश्ते बनाने में डर मत लगाओ, मदद का हाथ बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। कुल शब्द संख्या लगभग 30,780।